Good morning, everyone. Today we will start the next topic of the chapter 4, chemical bonding and molecular structure. It is the lecture number 4, and the topic is resonance. Sometimes it is not possible to explain all the properties of a compound by single Lewis dot structure. कई बार आप जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिंपल बनाते हैं उससे कंपाउंड की चारों प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं, सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं होती हैं. देन वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ सम अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो. तब हमें कुछ अदर स्ट्रक्चर्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है. तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रेजोनेंस. और जो स्ट्रक्चर्स जो आपने बनाए जिनकी हेल्प से आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. एंड वन मोर नेम इज देयर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. ये सब तीनों इसके नेम हैं. अब जैसे इसमें रेजोनेंस में हमने फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिया है यहाँ पर ओजोन. ओजोन के केस में आप देखिए यहाँ पर हमने इस केस में लेफ्ट में डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है, ओ डबल बॉन्ड ओ, एक सिंगल बॉन्ड दिखाया है ऑक्सीजन के साथ में राइट में, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. इसी तरह से आप इसको रिवर्स भी कर सकते थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने लेफ्ट में दिखा दिया, डबल बॉन्ड आपने राइट में दिखा दिया. ठीक है ना. तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. ओजोन की शेप बेंट होती है, इसको अभी आप याद कीजिए. नेक्स्ट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. हमने जो थर्ड स्ट्रक्चर बनाया वो रेजोनेंस हाइब्रिड है. बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का एवरेज फॉर्म होती है, इंटरमीडिएट फॉर्म होती है. इसमें आपने डबल बॉन्ड नहीं लगाना, डबल बॉन्ड को बस एज ए डॉटेड डॉटेड रिप्रेजेंट कर देना है. आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं होती इससे. मैं आपको बता दूं, कुछ कई बार क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स जो आप सोच रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं होता. जैसे ओजोन की बात करें तो ओजोन में ओ सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ इज़ टोटली डिफरेंट दैन द एक्चुअल ओ डबल बॉन्ड ओ या ओ सिंगल बॉन्ड ओ. तो ये चीज़ हम रेजोनेंस एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है ना. ओजोन का एक स्ट्रक्चर आप और बना सकते हैं. कुछ बुक्स में जनरली या एनसीईआरटी में भी हम देखें तो एनसीईआरटी में भी वो क्या करते हैं कि वहाँ पर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसेप्ट में लेते ही नहीं है. वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेट की जगह हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको पहले भी मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था. इस स्ट्रक्चर में सेंटर वाले ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे और इसके पास हो रहे थे राइट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो एक इलेक्ट्रॉन सेंटर ऑक्सीजन ने इस वाले ने इसको दे दिया. then it gets the positive charge while the other oxygen atom gets the negative charge. यही फिनोमिना आप रिवर्स भी करके दिखा सकते हैं. These are the two resonance structures of ozone. Similarly next example is SO2. ये भी सेम सही एग्जाम्पल है. इस सेम एग्जाम्पल में आपने क्या करना है कि आपका एस बीच में रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेफ्ट में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन राइट में. इसकी भी शेप बेंट होती है. उसके बाद जब आप इसकी शेप दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें दूसरे स्ट्रक्चर में आप रिवर्स कर देंगे. रेजोनेंस हाइब्रिड में सल्फर ऑक्सीजन के जो बॉन्ड बनाए थे आपने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, डबल नहीं बनेगा, आपने यहाँ पे सिर्फ डॉटेड दिखाना है. दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, इट इज़ ऑफ बेंजीन. बेंजीन में आप क्या करते हैं, आपको ध्यान भी होगा, पहले आपने लोअर क्लासेस में भी बेंजीन बनाया होगा. बेंजीन के केस में हम यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं वो करते हैं बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट मैनर में बनाने होते हैं. इसी तरह से आप यहाँ रिवर्स करके शो कर सकते हैं. और फाइनली जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है उसमें डबल बॉन्ड ना दिखा के डॉटेड डॉटेड से सर्कल बना देते हैं. ये जो सर्कल है ये डबल बॉन्ड्स का मूवमेंट शो कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड कभी एक पोजीशन पे है, कभी वो दूसरे पे जा रहे हैं. दोनों जो फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स हैं ये जो हमने ड्रॉ किए हुए हैं, दीज टू आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स व्हाइल द थर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड. क्लियर. नेक्स्ट इज द रूल्स फॉर द राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. जो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं उसके लिए क्या रूल्स होंगे. नंबर 1 होगा यहाँ पर, द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. जो भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें आपने सेम अरेंजमेंट रखना है एटम्स का, ये ध्यान रहे. दे शुड डिफर ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट. वो सिर्फ और सिर्फ डिफर होंगे तो किस में, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में डिफर होंगे. सेकेंड पॉइंट इज द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कोई भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे या बनाएंगे तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे. 2 बातें हुई अब तक. आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है रेजोनेंस बनाते समय, एटम्स की पोजीशन नहीं चेंज करनी, ओनली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करनी है. एंड द सेकंड थिंग, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मीन्स पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है दैट विल बी रिमेन सेम. थर्ड इज द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द नियरली सेम एनर्जी. आपके जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट, द इन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. कभी भी जो नेगेटिव चार्ज आपने दिखाना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे दिखाना है, एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइक चार्जेस शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम. एडजेसेंट एटम्स पे यदि वो होंगे दे विल रिपेल ईच अदर. उससे फिर आपका एनर्जी वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगी, किसी की ज़्यादा हो जाएगी किसी की कम. तो वैसा नहीं करना आपने.
नेक्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजोनेंस। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। जो भी हम बोल रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो उनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, दे सेम पॉइंट कंटिन्यू कर रहा हूँ, दैट इज दे आर इमेजिनरी। अब वो रियल नहीं है तो क्या है वो, दे आर द इमेजिनरी। वाइल रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट रियली, जो है हम फाइनली बना रहे हैं वही एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू द रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ बिकम सेम। रेजोनेंस बनने के बाद बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाती है। थर्ड पॉइंट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव मोर एनर्जी। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। कभी भी ध्यान रखना है आपने, जिस भी कंपाउंड में किसी की चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो स्टेबिलिटी कम होती है। वाइल द रेजोनेंस हाइब्रिड हैव द लेस एनर्जी। जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो उनकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उल्टा है। फोर्थ पॉइंट, मोर द नंबर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। मान लो किसी कंपाउंड के 5 रेजोनेंस बन रहे हैं, किसी के 2 बन रहे हैं, तो जिसके 5 रेजोनेंस बने हैं वो मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी रेजोनेंस एनर्जी कंपाउंड की ज़्यादा होती है उतनी ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है अब इसको समझिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस एनर्जी। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये दो स्ट्रक्चर्स की एनर्जी का डिफरेंस है। नंबर 1 रेजोनेंस हाइब्रिड जो भी आपका बना हुआ है, एंड मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सपोज करो मैंने आपको ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट किया है, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है 3 स्ट्रक्चर्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे ये थर्ड की एनर्जी होगी, ये सेकंड की और फर्स्ट की, और रेजोनेंस हाइब्रिड की सबसे कम क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसकी एनर्जी सबसे कम है दैट इज़ मोर स्टेबल, उन दोनों एनर्जीज़ का डिफरेंस लेना है, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड फर्स्ट रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी। जो भी डिफरेंस होगा वो आपने लेना है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजोनेंस वाज मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके लिए ड्रॉ कर दिया। वन मोर एग्जांपल इज देयर कार्बोनेट आयन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छी तरह से आपको करना है। इस कार्बोनेट में CO3 2 नेगेटिव होता है। देखिए आप ध्यान से, लेफ्ट साइड कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, राइट साइड में सिंगल बॉन्ड, ऊपर भी सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। इस लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है। अब राइट वाले ऑक्सीजन में या ऊपर वाले ऑक्सीजन में ऑक्टेट पूरा नहीं था, इन्होंने 1 1 नेगेटिव चार्ज कहीं बाहर से गेन किया है और अपना ऑक्टेट को कंप्लीट किया हुआ है। इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब रही बात रेजोनेंस की। रेजोनेंस के केस में आपने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है। क्लॉकवाइज करेंगे तो दोनों में क्लॉकवाइज करना है, और आपने यदि एंटी क्लॉकवाइज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। ऐसा नहीं कि कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो आपको उसका ध्यान रखना है। देन सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ऊपर आ गया, थर्ड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आपका राइट में आ गया। इसी तरह से आपका नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर है, एन डबल बॉन्ड O हो गया, एक सिंगल बॉन्ड है। इन्होंने यहाँ पे ना, मैंने बुक से एक जगह बनाया था, वहाँ पर इन्होंने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिया हुआ है। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मैं यहाँ सही कर देता हूँ, आप अपने नोट्स में भी ठीक कर लीजिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे नोट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। इन नोट्स को बस तारीफ़ क्या करूँ, आप खुद ही देखिएगा। इसी से आप कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं, और आपको बुक्स में से सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं मैंने तीनों, तो इनको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लीजिएगा नोट्स में। एक एक ऑक्सीजन पे जो ऊपर वाला कोई भी एक ऑक्सीजन, जैसे ये जो दूसरा रह गया ये वाला ऑक्सीजन, सेकंड केस में ये ऑक्सीजन, या थर्ड केस में आपका ये टॉप वाला ये ऑक्सीजन, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया हुआ है और नेगेटिव चार्ज गेन कर रहे हैं, इसलिए 1 माइनस चार्ज आया हुआ है। नेगेटिव चार्ज का कोई डाउट हो किसी को कभी, तो नेगेटिव चार्ज की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव चार्ज तो कहीं से भी हम गेन कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एटम उसको प्रोवाइड कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन एटम दे सकता है, सोडियम दे सकता है, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एटम, कैल्शियम वगैरह भी दे सकता है, वो 2 देगा, फिर वो 2 नाइट्रेट को दे सकता है। नेक्स्ट इज द रेजोनेंस टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक इज द पोलराइजेशन और द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में भी कई बार क्या होता है, एटम की कैटायन की या एनायन की इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो कैटायन इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, या एनायन में उतनी नहीं ज़्यादा होती कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो उनके बीच में कुछ वहाँ पर पोलर चार्ज आ जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब इसको समझिए। इन द आयनिक कंपाउंड कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द एनायन। भाई कैटायन क्या करेगा, कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो चारों तरफ उसके हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, एंड साइमल्टेनियसली रिपेल्स
इट्स न्यूक्लियस, और साथ ही साथ उसके न्यूक्लियस को रिपेल भी करता है. दिस रिजल्ट्स इन द डिस्टोर्शन. डिस्टोर्शन को आप बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस. एक तरह से एनायन में डिस्टोर्शन हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया. दिस डिस्टोर्शन ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन. जो एनायन का कैटायन ने किया है वो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन. एंड द पावर ऑफ द कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ कैटायन. Similarly, the tendency of anion to get polarized is called as the polarizability of anion. ये एक वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया आई थिंक. ये आपने जो वर्ड बनाना है ये आपने एनायन नहीं, इसको कैटायन करना है. इसको ठीक कर लीजिएगा नोट्स में अपने. देन द नोट, greater the polarizing power of the cation, more will be the covalent character in an ionic compound, और greater the polarizability of the anion, more will be the covalent character in the ionic compound. जैसे जैसे कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो उतना ही आपका कोवेलेंट करेक्टर हो जाता है. और उसके बाद इसी तरह से यदि आपका एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है तो भी आयनिक करेक्टर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा हो जाता है. देयरफॉर यू कैन से दैट आयनिक करेक्टर कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन. कोवेलेंट करेक्टर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? पोलराइजेशन पर डिपेंड कर रहा है. नेक्स्ट इज द फजान रूल, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन. अब ये किन बातों पर डिपेंड करेगा, कब कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, कब कोवेलेंट करेक्टर कम होगा, इसको आप इससे समझिए. नंबर 1, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ आयंस, और इसमें साइज ऑफ कैटायन वाला टॉपिक देखते हैं सबसे पहले. पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन. जितना ज़्यादा कैटायन का साइज़ होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन कम होगा. जितना छोटे साइज़ का कैटायन होगा यानी कि उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा. स्मॉलर साइज़ का कैटायन होता है तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है और उतना ही कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा होता है. जैसे आप समझिए लिथियम का साइज़ छोटा है, सोडियम का साइज़ लार्ज है, पोटेशियम का साइज़ और भी ज़्यादा लार्ज है. तो लिथियम का यदि मैं कंपाउंड बनाऊँ LiCl, नीचे लिखा हुआ भी एग्जाम्पल, तो ये मोर कोवेलेंट होता है देन द NaCl और KCl. सिमिलरली एनायन की बात करते हैं. साइज़ ऑफ एनायन में द पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन. एनायन का साइज़ जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होता है. तो लार्जर एनायन यदि होगा तो ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी होगी उसकी और मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा उसका. सिमिलरली लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट देन द लिथियम फ्लूराइड. जो लिथियम आयोडाइड है उसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है लिथियम फ्लूराइड से, क्योंकि लिथियम का साइज़ तो दोनों में सेम आ गया. आयोडीन का साइज़ है यहाँ पर लार्ज और फ्लोरीन का साइज़ है स्मॉल. सेकेंड पॉइंट इज पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन. जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होती है. लार्जर द चार्ज ऑन द कैटायन, ग्रेटर विल बी पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर. सिमिलरली लार्जर द चार्ज ऑन द एनायन, ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी एंड मोर कोवेलेंट विल बी द करेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं AlCl3 इज़ मोर कोवेलेंट देन द NaCl. AlCl3 में एल्यूमिनियम आयन आ गया जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है तो उसकी कोवेलेंट करेक्टर की टेंडेंसी ज़्यादा होगी NaCl की कंपेरेटिवली. Next point is, last point is electronic configuration of the cations. If two cations having the same charge and same size, then the cation having the pseudo noble gas configuration. pseudo बोलते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है साथ में प्लस है 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, उनको pseudo noble कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. उसका ग्रेटर पोलराइजेशन होता है देन द कैटायन और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरेटिवली, एंड मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर. दोबारा समझिए इस पॉइंट को. यदि दो कैटायन आपके पास है जिनके पास सेम चार्ज है सेम साइज़ है तो जिस कैटायन का शूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन है उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है उस कैटायन के कंपैरेटिवली जिसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और कोवेलेंट करेक्टर भी उसी का ज़्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल CuCl में देखते हैं. इन CuCl कॉपर आयन हैज़ द मोर पोलराइजिंग पावर देन द K पॉजिटिव इन KCl, बिकॉज कॉपर आयंस जो होते हैं उनका शूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6 3d10. देखिए यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो मैं इसको शूडो बोलता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को, जिसमें भी 18 हो जाते हैं. और जबकि पोटेशियम की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो आपका लेस कोवेलेंट होगा, जबकि CuCl आपका मोर कोवेलेंट होगा. ओके बेटा, ये आपके नोट्स कंप्लीट हो गए. आज के टॉपिक भी 2 कंप्लीट हो गए. आज हमने 2 चीज़ें की हैं, रेजोनेंस किया है और एक फसांस रूल किया है या पोलराइजेशन आप कह सकते हैं. तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना. जो भी नोट्स बनाने हो आप यहीं से नोट कॉपी कर लीजिएगा. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू एंड हैव एन गुड डे.